चलिए देखिए, आपकी जो प्रश्नावली 6.2 है, 6.2 की प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वह आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी समांतर बीसी ये दिया है। क्या दिया है आपका? दिया है डी समांतर बीसी। तो सर्वप्रथम आप ऐसे लिख लीजिए, दिया है कि क्या समांतर है, जो डी भुजा है वह किसके समांतर है, वह बीसी भुजा के समांतर है, दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, चित्र में एसी और एडी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा आपका कोई चित्र बनाया है और ये जो आपका चित्र बनाया है और इस चित्र में आपका नामकरण किया है ए बी सी, और ऐसे आपकी कोई समांतर भुजा दी गई है और इस समांतर भुजा का नाम दिया गया है डी ई, दिया गया है नाम। इसका मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में, मैंने आप लोगों को बताया था यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई होती है तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समानुपातिक भुजाओं का मतलब ये हो गया, इनकी जो छोटी छोटी रेखा खंडों का अनुपात होगा वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वह किस नियम से लगाया जाता है? थेल्स के प्रमेय के नियम से लगाया जाता है। थेल्स का प्रमेय यही कहता है, या आधारभूत समानुपातिकता का नियम यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई होती है तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा आप लोग साल्व में आप ये लिखिएगा डी समांतर बीसी। तो मैंने कहा यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची गई हो तो किस नियम से लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय आपका क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई होती है तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अर्थात थेल्स प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ एडी के बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी बटे आपका क्या हो जाएगा, डीबी हो गया है आपका। फिर उसके बाद बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, एई बटे ईसी हो जाएगा। तो यहाँ पर एई बटे आप ईसी लिख दीजिए। अब देखिए, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या एडी भुजा का मान मालूम है। यदि मैं ए से लेकर डी भुजा तक आया तो ये देखो, ए डी बिंदु तक आया तो एडी भुजा मिला, और एडी भुजा का मान कितना दिया गया है, 1.5। अब बटा है तो मैंने बटा लगाया, डीबी है तो डीबी के जगह पे कितना लिखा गया है, 3। आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर आगे बढ़ा तो एई, तो एई भुजा का मान कितना दिया गया है, 1 बटे ईसी। क्या हमें ईसी भुजा का मान मालूम है? नहीं। तो इनको आप ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं या आप इनके जगह पे कुछ मान भी सकते हैं। तो अब मैंने इनको क्या किया, थेल्स प्रमेय से इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर कर दिया। अब आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम तिर्यक क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कब किया जाता है, जब संख्याएं अंश बटे हर में बीच में बराबर का चिन्ह, तो तिर्यक क्या करेंगे, गुणा। तो ईसी का गुणा हम किस में करेंगे, 1.5 में। तो ईसी गुणे कितना हो जाएगा आपका, 1.5 बराबर। अब मैं 3 का गुणा 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को हमें लिखना है एक तरफ। तो हमें इस बाएं वाले पक्ष में केवल इसी लिखना है। इसका मतलब ये नहीं लिखना है तो आगे आप बढ़ जाइए इस संख्या के। तो इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, 3। फिर आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। तो गुणा का विपरीत क्या होगा, भाग। तो भाग हम कितने से देंगे, 1.5 से। फिर ध्यान दीजिएगा,
यदि कहीं आपको दशमलव हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो दशमलव हटाने का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम सर्वप्रथम अंश व हर में गुणा करके लिख लेंगे 1 और गुणा करके 1 लिखने के बाद ये देखेंगे कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक रहेंगे उतना ही 1 के पीछे 0 बढ़ा देंगे। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि मैं इतने का गुणा करूंगा तो दशमलव का मान क्या होगा, हट जाएगा। अर्थात मैं 1 में 5 का गुणा 1.5 में 10 का गुणा करूंगा तो ये दशमलव का मान क्या होगा, हट जाएगा। तो मान कितना आया, EC बराबर 3 का गुणा 10 में किया तो कितना हुआ 30 और 1.5 का गुणा 10 में करेंगे तो ये दशमलव गुणा में जितना 0 रहता है उतना ही अंक के दाहिनी तरफ खिसकता है। तो 1 0 है तो 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15। अब काट दो, 15 दूना कितना हो गया 30। तो EC का जो मान निकला वह कितना है आपका, निकल गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक दिया है 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई हो तो हम थेल्स के प्रमेय के नियम से लिख सकते हैं कि उनकी छोटी छोटी भुजाओं का जो अनुपात होगा वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें देखिए दूसरा आपका चित्र बनाया है, दूसरा चित्र आपका क्या बनाया है, इनको बना दिया जाए तो दूसरा चित्र आपका कुछ इस प्रकार बनाया है और इसमें आपका समांतर ए दिया गया है, ए डी बिंदु है और ए ई बिंदु है। ए आपका त्रिभुज ए है, ए आपका त्रिभुज बी है और ये आपका त्रिभुज सी है। ए डी का मान नहीं मालूम है लेकिन बी डी का मान मालूम है, कितना 7.2 है। ए ई का मान 1.8 है। फिर उसके बाद इसका इसी का मान कितना दिया है, 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। सभी इकाई किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में दी गई हैं। अब ध्यान दो, सवाल में कह रहा है AD का मान, और पहले ही चर्चा कर दिया गया है कथन में कि जो DE है वह किसके समांतर है, BC। यदि कहीं भी दो ऐसे खड़ी लकीरें खींची गई हो तो वह किसका सिंबल रहता है, समांतर का सिंबल रहता है। तो देखो दिया है चित्र में DE समांतर BC, तो BC के समांतर DE है। तो इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई होती है तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। समानुपातिक भुजाओं का मतलब ये हो गया कि इनकी छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात अर्थात AD के बटे में क्या होगा, DB। तो मैं लिख क्या सकता हूँ, आप लिखिएगा, पहले आप लिखिएगा चूंकि DE समांतर BC इसलिए AD के बटे में आप क्या लिख दीजिएगा, AD बटे आपका क्या हो गया, DB हो गया। फिर आप बराबर इस छोटी भुजा के अनुपात में ये लिखिए, A क्या हो गया आपका, AE बटे क्या हो गया, EC हो गया। अब मानों को उठा के रख दीजिए। A मैंने कहाँ से लिखा, इसको प्रमाण में आप यहाँ लिख दीजिए, थेल्स प्रमेय से आप लिख दीजिए। अब थेल्स का प्रमेय आपका क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई हो तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस कारण मैंने यहाँ थेल्स के प्रमेय का प्रमाण दे दिया। अब देखिए क्या हमें AD भुजा का मान मालूम है, नहीं, तो आप इनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। नीचे आया बटा बना है तो बटा, अब लिखा है DB, तो DB के जगह पे कितना लिखा है 7.2, तो यहाँ भी 7.2 लिख दीजिए। आगे बढ़ा तो क्या मिला है, बराबर, तो बराबर। AE, तो AE का मान कितना है आपका 1.8 बटे, अब देखो EC का मान कितना दिया गया है, तो EC का मान 5.4 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5.4। अभी इसके पहले मैंने बताया कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में बराबर हो, तो इनको हल करने का तरीका ये कहता है कि हम तिर्यक क्या करेंगे, गुणा। तो AD का गुणा हम किस में कर देंगे, तो आप लिखिएगा AD गुणे 5.4 बराबर। अब 7.2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 7.2 का गुणा 1.8 में कर देंगे। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो हमें AD का मान निकालना तो केवल इस तरफ AD को ही लिखना है। अब आगे बढ़ा तो इसको हमें लिखना नहीं, तो इसके आगे बढ़ जाइए, बराबर मिला तो मैंने बराबर लिखा। फिर क्या मिला आपका 7.2
2 गुणे 1.8 हो गया है आपका। अब बटे में गुणा वाले को पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह विपरीत होगा, तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए। ये देखो 18 तिया 54, तो यह एक बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार। अब सवाल यह उठता है कि सर आपने यहाँ दशमलव नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने दशमलव इसलिए नहीं लगाया कि ये समान समान अंक पे दशमलव लगा है, तो दशमलव का मान क्या होगा? हट जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि मैं केवल इन दोनों को देखूं तो अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है और हर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो समान समान अंक मिल गए, तो इस कारण ये दशमलव का मान क्या होगा? हट जाएगा। तो AD बराबर आपका क्या आ गया? तो अंश में आपका कितना आया? 7.2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7.2, और हर में कितना केवल बचा है आपका? 3। अब भाग दे दो, 3 दूना 6, आगे बढ़ा दशमलव, तो दशमलव 1 बचा तो 12 हो गया, तो 3 चौक 12। तो AD का जो मान निकला वह कितना निकल गया आपका? 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे का कॉन्सेप्ट है आपका, जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल को देखिए क्या दिया गया है। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं चित्र ना दिया गया हो, आकृति ना दिया गया हो और हमें सवाल को लगाना है और आकृति बनाई नहीं गई है, तो आकृति हम कैसे बनाएंगे? तो आप कथन को पढ़ते हुए जाइए, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे आप बिंदुओं को रखते हुए चले जाइए, आपका चित्र बनकर एकदम सही तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा तो क्या कहा? किसी त्रिभुज PQR। अब कह रहा त्रिभुज PQR, तो हमारे पास त्रिभुज PQR नहीं है, तो मैं सर्वप्रथम क्या बनाऊंगा? एक त्रिभुज PQR बनाऊंगा। तो मैंने सर्वप्रथम एक त्रिभुज क्या बनाया? PQR बनाया। देखिए मैंने आगे कथन में पढ़ा कि त्रिभुज PQR, तो मैंने त्रिभुज PQR बनाया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, PQR की भुजाओं PQ, कौन सी भुजा? PQ का भुजा का मतलब आपकी ये पहली वाली भुजा। फिर क्या कहा? QPR पर क्रमशः बिंदु E है, तो इसका मतलब जो पहली वाली भुजा आई, जो पहली वाली भुजा है वह पहले वाले बिंदु को निर्देशित करता है, निरूपित करता है। तो इसका मतलब जो पहला वाला बिंदु है वह पहली वाली भुजा पे प्रदर्शित किया जाएगा, और जो दूसरी वाली भुजा है वह दूसरा बिंदु उस पे निरूपित किया जाएगा। तो पहले बिंदु आया E, तो E बिंदु किस भुजा पे स्थित है? PQ भुजा पे स्थित है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E। फिर मैंने देखा PR, तो PR भुजा पे कौन सा बिंदु स्थित है? यप, तो मैंने यहाँ पर यप स्थित कर दिया। कहीं भी आप स्थित कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि हम मध्य में ही स्थित करेंगे। अब ये क्या दिया है सवाल में कि स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या? हमें बताना है, सिद्ध करना है कि जो EF है वह किसके समांतर है? QR के समांतर है। कहने का मतलब ये है कि हमें सिद्ध करना है कि जो EF भुजा है वह किसके समांतर है? QR के समांतर है, हमें प्रूव करना है। तो सवाल में आपका दिया गया है ऐसे पॉइंट करके क्या दिया गया है? दिया है आपका PE बराबर, PE की वैल्यू कितनी दी गई है? 3.9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपका दिया गया है EQ बराबर आपका कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आपका क्या दिया गया है? PF बराबर, तो PF का मान कितना दिया गया है आपका? 3.6 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या दिया गया है? FR बराबर, FR की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी? 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपका पहला सवाल दिया है और सिद्ध करना है कि EF समांतर PQ। तो ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है।
कहने का मतलब ये है कि ये मान दिए गए हैं और इन्हीं की सहायता से हमें ये सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम आप ई बिंदु को एफ बिंदु से क्या करिए, मिला दीजिए। मैंने ई बिंदु को एफ बिंदु से क्या किया, मिला दिया। अब मुझे ई एफ समांतर क्यू आर लाना है, तो ये तभी आ सकता है जब इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कथन में आपका ये कह दिया कि यदि कहीं समांतर है तो उनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यदि कहीं समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर आ जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है तो हम थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं, उनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यदि कहीं समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर आप सिद्ध कर देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर है। क्योंकि जब तक समांतर नहीं होगा तब तक उनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। बस हमें थेल्स के विलोम का इस्तेमाल करना है। तो मान रखो पीई का मान कितना दिया गया है, 3.9 सेंटीमीटर। तो पीई की दशमलव, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीई के बटे में मैं ई क्यू निकाल दिया। तो यहां पर लिखिएगा पीई बटे पी क्यू, पी बटे पीई क्यू। तो यहां पर पीई बटे आप ई क्यू लिख दीजिए, पी बटे ई क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, पी एफ बटे एफ आर हो गया है आपका। अब मान उठा के इसी में रख दीजिए। क्या हमें पी भुजा का मान मालूम है, पी भुजा का मान कितना है 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना दिया गया है आपका 3 दिया गया है। आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर आगे बढ़ा तो क्या लिखा है पी एफ, तो पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 3.6 सेंटीमीटर बटा, फिर क्या लिखा है एफ आर, एफ आर का मान कितना दिया गया है आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, पी के बटे में ई क्यू लिख दिया, पी एफ के बटे में एफ आर लिख दिया। यदि इनका मान आपस में निकालने पर बराबर आ जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर है। तो निकाल के चेक करो। अब यहाँ पर ध्यान दो, वैल्यू को आप काटिए, यहाँ जो वैल्यू आपकी दी गई है, एक कितना दिया गया है 3.9, ई क्यू का मान कितना दिया गया है आपका 3 दिया गया है, ई क्यू का मान 3 और पी एफ का मान 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर। मैंने वैल्यू को उठा के रख दिया। अब काटिए, यदि संख्याएं अंश बटे हर वाली कट रही हैं तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काट दीजिए आप। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, आगे बढ़ा दशमलव तो दशमलव, 3 त्रिका 9 अर्थात 1.3 बटा 1 आ गया। इसको काटो आप, 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पर इसको काटो तो एक ही 3 से 2 अंक एक ही साथ कट जा रहे हैं तो हम क्या लगा लेंगे 0.8। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1.3 बटा 1 बराबर 1.2 बटा 0.8। आपने पढ़ा है कि यदि सेम अंकों पर दशमलव अंश हर में लगाया गया हो तो दशमलव का मान क्या होता है, हट जाता है। तो वैल्यू कितनी आ गई 1.3, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं आप करेंगे कि संख्याएं अंश बटे हर में आ गई तो आप तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो किसका मान निकलेगा, क्या यहाँ पर कोई अज्ञात राशि है ही नहीं। हमें केवल इन दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर हल करके देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखो सेम अंक पे दशमलव का मान लगा है तो अंश व हर का मान दशमलव का क्या होगा, समाप्त कर देगा। अर्थात कितना आ गया 12 बटा कितना आ गया 8। अब देखो 4 से आपका अंश भी कट जा रहा है और हर भी कट जा रहा है तो इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, इतनी वैल्यू आई। अब यहाँ पर इनको हल करो तो 1.3 बराबर, अब 2 से भाग दो, 2 एकम 2,
आगे एक बचा तो ये 2 से 1 में भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाया तो 10 हो गया, 2 5 10। क्या इन दोनों का मान आपस में बराबर आया? नहीं आया। और जबकि एक कथन में कह दिया कि EF समांतर है, EF समांतर QR, ये मतलब पूछ रहा है क्या ये दोनों आपस में समांतर है कि नहीं। तो मैंने कहा यदि वैल्यू को हल करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो क्या इन दोनों का मान आपस में बराबर आया? नहीं आया। तो यदि बराबर नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि EF जो है वह QR के समांतर नहीं है। यदि बराबर आ गया होता तो मैं कहता कि EF समांतर क्या है? QR है। तो यहां पर लिखिएगा अतः EF इज नॉट इक्वल टू पैरेलल, क्या हो जाएगा आपका? QR हो गया। मतलब ये हो गया कि EF जो भुजा है वह QR भुजा के समांतर नहीं है। एक कथन में पूछा है कि मतलब क्या ये समांतर है कि नहीं, तो नहीं आया बराबर, तो इस कारण मैं कह सकता हूं कि इसका मान आपस में समांतर नहीं है। और दूसरा सवाल आपका क्या दिया है? दूसरी वैल्यू आप देखिए, दूसरी वैल्यू आपकी क्या दी गई है? दिया है आपका PE बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद आपका QE बराबर दिया है, QE का मान कितना दिया है? 4.5। फिर उसके बाद क्या दिया है आपका? PF बराबर आपकी वैल्यू जो दी गई है, PF की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया गया है? F बराबर कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये आपका दूसरा सवाल है। इसमें भी वही आपका सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछा? कि क्या ये दोनों समांतर हैं? यदि इन मानों को लेकर के हल किया जाए तो फिर हम वही अनुपात निकालेंगे। यदि इन दोनों का अनुपात निकालने पर आपस में बराबर आ जाता है तो मैं कहूँगा कि EQ भुजा BEF भुजा किसके समांतर है? QR भुजा के समांतर है। कब ये कहेंगे? जब दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा तब कहेंगे। यदि इन दोनों पक्षों का मान निकालने पे बराबर नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि जो EF भुजा होगी वह QR के समांतर नहीं होगी। कब? जब बराबर नहीं आएगा तब। तो मान निकालो आप। तो PE बटे आप क्या लिख दीजिए? तो यहाँ पर लिखिएगा PE बटे EQ, तो मैंने PE बटे EQ लिखा। आगे बराबर क्या है आपका? PF बटे आप क्या लिख सकते हैं? PF बटे FR, तो यहाँ पर लिख दीजिए PF बटे FR। अब मान को उठा के रखो। PE के जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 सेंटीमीटर। EQ का मान कितना दिया है? ये देखो QE दिया है। तो इस अल्फ़ाबेट को यदि मैं ऐसे भी लिख दूँ EQ, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 गुणे 2 बराबर आपका 2 होता है, यदि मैं 2 को पहले लिख दूं, 1 को बाद में लिख दूं, तभी भी उतना ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो गुणा वाली संख्याएं होती हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अर्थात इनके क्रम को उल्टा सीधा कर दे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो QU का मतलब EQ ही है और EQ का मान कितना दिया गया है आपका? 4.5। आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर। यह PF की वैल्यू, तो PF की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 बटे FR की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी? 9। इतनी वैल्यू मैंने उठा के रख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, यदि संख्याएं अंश बटे हर से कट रही हैं तो हम काटेंगे, यदि नहीं कट रही है तो वहां पर आप वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें किसी अज्ञात राशि का मान नहीं निकालना, केवल इनका मान चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो वैल्यू को काटिए, जैसे मैंने लिखा 4 बटा, ये देखो PE का मान 4 दिया है, QE का मान कितना दिया है? 4.5 दिया है आपका, तो मैंने 4.5 रखा। PF का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, मैंने 8 लिखा। FR का मान 9 सेंटीमीटर, तो मैंने 9 लिखा। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपकी वैल्यू रखी गई हैं तो
सवाल ये उठता है कि सर आप मात्रक क्यों नहीं लिखते हैं। तो सवाल लगाते समय मात्रकों को नहीं लिखा जाता, केवल उनके संख्यात्मक मान को रखा जाता है, तो इस कारण मैंने सेंटीमीटर को नहीं लिखा है। अब देखो क्या अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं तो काटिए। यदि मैं इसको 2 से काटूं तो 2 से अंश कट जा रहा है, क्या अंश कटेगा, हर कटेगा, नहीं कट रहा है। मैंने अब 4 लिया तो 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 5 कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो ए सम है, ए विषम, क्या अंश बटे हर वाली संख्याएं कट सकती हैं, नहीं, क्योंकि सम विषम क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकता हूं, अब मैं दशमलव दिया है तो दशमलव को मैं सर्वप्रथम क्या करूंगा, हटाऊंगा। ऐसा नहीं घोषित कर देंगे कि सर कट नहीं रहा तो बराबर होगा, नहीं, तो क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो आप सर्वप्रथम दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने का तरीका ये कहता है कि हम सर्वप्रथम इस संख्या को अंश बटे हर में लिखेंगे और अंश बटे हर में गुणा करके क्या लिख देंगे, 1। मतलब यह ज्ञात करने के लिए कि हम कितने का गुणा कर दे कि दशमलव का मान हट जाए, तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट किया जाएगा कि अंश हर में गुणा करके लिखना है 1, फिर देखना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, और दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक रहेंगे उतना ही 1 के पीछे क्या कर दीजिएगा, 0। तो 1 अंक है तो मैंने 1 के पीछे 1 0 बढ़ा दिया, और यहाँ पर दशमलव है ही नहीं तो इनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखो इसका मतलब मैं इतने में इतने का गुणा करूंगा तो ये दशमलव का मान क्या होगा, हट जाएगा। तो 4 का गुणा 10 में किया तो कितना आ गया आपका, 40। और ये देखो 4.5 में 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा इतने का गुणा करने पे। तो इतने का गुणा करने पे दशमलव हटेगा, तो 40 बटा कितना आ गया आपका, 45। आगे बढ़ा तो बराबर, फिर आगे बढ़ा तो 8/9। अब देखो क्या ये अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं, तो मैंने देखा कि पहले सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो 2 से अंश कटा लेकिन हर नहीं कटा। 3 से काटिए, 3 से नहीं कट रहा है। अब 3 से नहीं कट रहा है तो आप 5 ले लीजिए। 4 से इसलिए नहीं मैंने लिया क्योंकि 2 का मल्टीपल 4, यदि 2 से कटता तो 4 से भी कट जाता, तो इस कारण अब 5 से काटिए। तो 5 अठे 40 और 5 नवा 45, तो अर्थात मान कितना आ गया, 8/9 बराबर 8/9। अब देखो इन दोनों का मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मैंने कहा यदि इन भुजाओं का मान निकालने पर आपस में बराबर आ जाता है तो मैं कह सकता हूं कि भुजाएं कैसी होंगी, ये समांतर होंगी, क्योंकि इनका मान आपस में बराबर तभी होता है जब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर। तो इसका मतलब मैं अब लिख सकता हूं अतः EF समांतर एफ QR हो गया है आपका, EF समांतर क्या हो गया आपका, QR, ये आपका है। तो दूसरे वाले में क्या है, हाँ, कि मतलब ये दोनों समांतर हो सकती हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका क्या दिया है आपका, इसमें भी वही आपका चित्र बनाया है और कह रहा क्या ये समांतर है कि नहीं। मान दिया है इस बार मान क्या दिया गया है, PQ का मान जो दिया गया है वह 1.28 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर उसके बाद PR का मान कितना दिया गया है, PR का मान दिया गया है आपका 2.56 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद PE का मान दिया गया है, PE का मान कितना दिया गया है आपका, PE का मान जो दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आपका PF का मान जो दिया गया है वह PF की वैल्यू का मान कितना दिया है, 0.36 सेंटीमीटर। मैंने वैल्यू जो दी गई थी मैंने उन सभी मानों को उठा के रख दिया। तो मैंने क्या कहा कि यदि कहीं किसी त्रिभुज में इन छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ जाता है मान रखने पे, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इन छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात निकालो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, PE बटे में मैं इस छोटी भुजा के अनुपात में मैं क्या लिखूंगा, EQ लिखूंगा। तो PE बटे आपका क्या हो गया, EQ, आगे बढ़ा बराबर। अब इस भुजा का मतलब क्या हो गया, PF। अब PF बटे क्या हो जाएगा, इस छोटी भुजा के अनुपात में इस छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा, ये फार। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि सर ऐसे हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं,
मैंने बताया कि इन भुजाओं का, इन छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात यदि निकालने पर आपस में बराबर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर तभी हो सकती हैं जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हों, समांतर हो। वही पूछ रहा है क्या समांतर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम वैल्यू जो दी गई है उन सभी वैल्यूओं का मान उठा के रख देंगे। लिखा है पी, अब ढूंढो यहां से लेकर यहां तक, तो पी का मान कितना दिया गया है 0.18 बटा है तो बटा ई क्यू का मान क्या यहाँ पर कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। तो हमें ई क्यू का मान निकालना पड़ेगा। तो ई क्यू का मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, हमें इसी छोटी रेखाखंड को केवल बचाना है। यदि मैं इस बड़ी वाली रेखाखंड में से किससे पी क्यू में से, यदि मैं पी क्यू में से इतने को हटा दूँ, इतने को मैं क्या कर दूँ, हटा दूँ, तो देखो केवल ई क्यू बचेगा कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है जैसे ये आपका हो गया P हो गया और ये आपका Q हो गया और यहाँ पर एक बिंदु E हो गया। यदि हमें EQ का मान निकालना है तो इस बड़ी वाली रेखा में से यदि मैं इतनी रेखा को हटा दूं तो देखो केवल EQ बचेगा कि नहीं। तो हटाने का मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब पूरी भुजा में से, तो पूरी भुजा है कितनी PQ, तो मैं EQ का मान निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, PQ माइनस किस भुजा को हटा रहा हूँ, P भुजा को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दीजिए PQ माइनस P बराबर, अब लिखा है PF, तो PF की वैल्यू कितनी दी गई है 0.36 बटा FR, क्या FR का मान दिया है, देखो दिया ही नहीं। तो FR का मान निकालो, इसका मतलब इतनी ही छोटी रेखाखंड को बचाना है, हमें केवल इतनी केवल बचाना है। यदि मैं पूरे में से PR में से यदि मैं PF को क्या कर दूं, ऐसे हटा दूं, तो क्या बच जाएगा FR, तो पूरे में से हटा रहा हूं तो PR माइनस हम क्या लिख देंगे FR की जगह पे PR माइनस कितने को मैंने हटाया, PF को हटाया ऐसे, तब जाके FR बचेगा। तो PR माइनस क्या हो गया FR, और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए प्रमाण में, चूंकि EQ बराबर किसके है PQ माइनस PE के बराबर है, और कौन किसके बराबर है, FR का मान जो निकलेगा वह किसके बराबर होगा, वह PR माइनस FR करने पे PR का मान निकला है। चलो अब मान को उठा के रख दिया जाए, तो मान को उठा के रख दीजिए आप, तो मान कितना निकला है आपका 0.18 बटे PQ, क्या हमें PQ का मान मालूम है, देखो दिया है 1.28, आगे बढ़ा माइनस P, तो P का मान क्या दिया है 0.18, आगे बढ़ा तो क्या मिला बराबर, फिर आगे बढ़ा तो क्या अंश में लिखा है 0.36, फिर बटा PR, क्या PR का मान इसमें दिया है, तो रख दीजिए 2.56, आगे बढ़ा माइनस, आगे बढ़ा FR, तो FR कहीं लिखा है तो FR, तो PR लिखा है लेकिन FR लिखा ही नहीं है। तो FR कहाँ से आया पहले इसको देखो, हो सकता है कि मान लिखने में गलती हो गया हो। मैंने क्या कहा, यदि हमें FR की वैल्यू निकालना है, यदि इतने को हमें बचाना है तो पूरे में से, इस पूरी रेखा में से इतनी रेखा को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो पूरी रेखा क्या हो गई PR, इतनी रेखा को निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया PF, अर्थात PR में से PF को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी गलत लिखी गई है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपका PF, तो FR के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर PR माइनस PF लिखेंगे, क्योंकि हमें PF को, कहने का मतलब ये है जैसे मैंने यहाँ पर कोई रेखाखंड बनाया, ये रेखाखंड क्या है P है, और यहाँ पर कोई रेखाखंड F है, और यहाँ पर कोई रेखाखंड क्या है R है। यदि हमें किसका मान निकालना है, यदि हमें FR का मतलब इतने का मान केवल निकालना है, जिस रेखा को मैं ऐसे डबल कर रहा हूँ इतने को निकालना है, तो यदि मैं पूरे में से, यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में से मैं इतने को क्या कर दूं, PE को हटा दूं, तो देखो FR बच जाएगा कि नहीं।
तो हटाने का मतलब क्या हो गया, मैं माइनस करूंगा, घटा दूंगा, क्यों हट गया। तो किसको मैंने हटाया, पी एफ को हटाया, किस में से, पूरे में से, पी आर में से। तो पी आर में से मैंने पी एफ को घटा दिया, ऐसे हटा दिया, तो क्या बच गया, एफ आर। तो एफ आर बराबर पी आर माइनस क्या हो गया, पी एफ। अब देखो पी एफ की वैल्यू दी गई है, तो पी एफ की वैल्यू दी गई है तो मान उठा के मैंने रख दिया। पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.36। अब देखिए आप लोग दशमलव का कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, इसकी आप लॉजिक समझिए। यदि कहीं भी आपका दशमलव का जोड़ना हो या दशमलव का घटाना हो, तो दशमलव का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना अनिवार्य है। यदि दशमलव के बाईं तरफ एक अंक है तो एक अंक करिए, यदि आपको अंक नहीं मिला तो हम आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाईं तरफ जितने अंक रहेंगे उतने अंक लिखेंगे, दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक रहेंगे उतने अंक लिखेंगे। तो आप घटाइए, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.18 बटे, अब देखिए घटाइए, मैं क्या घटा रहा हूँ, 1.28 में से। तो मैंने दशमलव को एक घटाने में क्या कॉन्सेप्ट बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव होगा। अब दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक, 2 अंक, 1 8, और दशमलव के बाईं तरफ कितने अंक, 1 अंक, तो 1 अंक लिख दीजिए। अब घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 आपका हो गया। अब दशमलव है तो दशमलव उतार लो, 1 में से 0 गया, कितना बचा 1, अर्थात इतने में से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1.10। आगे बढ़ा तो क्या मिला आपकी वैल्यू, बराबर 0.36। अब इसमें से घटाओ, 2.56 में से किसको घटाएंगे, 0.3। तो मैंने कहा यदि घटाना हो दशमलव का या जोड़ना हो तो दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे, दशमलव। अब दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक, 2 अंक, 3 6। दशमलव के बाईं तरफ कितने अंक, 1 अंक। अब घटा लो आप, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, दशमलव आया आगे, दशमलव लगाइए, 2 में से 0 गया 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2.20। इतनी बात समझ में आई। फिर ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं भी अंश में और हर में, यदि कहीं भी अंश व हर में समान अंकों पर दशमलव लगा हो तो दशमलव का मान क्या होता है, हट जाता है। कहने का मतलब अंश में भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और हर में भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इस दशमलव का मान क्या होगा आपका, हट जाएगा। तो हटेगा दशमलव तो ऊपर कितना बचेगा आपका, 18 बटे, यहाँ दशमलव हटेगा तो कितना हो गया, 110 बराबर। अब यहाँ हटाओ इसको, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा तो 0 3 6, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसके आगे किसी संख्या के आगे लिखा गया हो, तो इस कारण 0 को हटा गया। अब बटे में यहाँ पर भी 2 अंक पे सेम सेम, तो यहाँ भी दशमलव हटाओ, 220 हो गया। अब काटो वैल्यू, यदि कट रही है अंश बटे हर से, देखो 2 से अंश भी कट जा रहा है हर भी, क्योंकि इसका आखिरी वाला अंक सम है तो सम संख्या से कटेगा। काटिए, 2 9 18, 2 5 10, तो बचा 1 10 हो गया, 2 5 10, तो 9 बटा कितना आ गया, 55। फिर इसको काटो, 2 1 कम 2। अब देखो मैं इसको 4 से काट रहा हूँ, क्योंकि 4 से अंश भी कट जा रहा है और हर भी कट जा रहा है, तो 4 से काटो, 4 9 36 और 4 5 20, तो बचा 2, फिर हो गया 20, तो 4 5 20, अर्थात मैंने इसको अंश हर को 4 से काट दिया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं 2 से काटते तो नहीं आता, आपको एक बार और काटना पड़ता, क्योंकि एक बार और वह 2 से कटता, तो मैंने 4 से डायरेक्ट काट दिया। तो इनका मान कितना आ गया, 9/55 बराबर 9/55। अब देखिए जब मैंने इन वैल्यूओं को हल करके रखा तो इनकी जो समानुपातिक भुजाओं का मान आया वह आपस में क्या आया, बराबर आ गया। तो इन समानुपातिक भुजाओं का मान आपस में बराबर कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका मतलब मैं अब लिख सकता हूं, अतः कौन सी, तो यहां पर लिखिएगा आप, अतः लिखिएगा आप, अतः ई एफ समांतर क्यू आर, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः ई एफ समांतर क्यू आर। ये पूछ रहा था क्या ये समांतर है कि नहीं, तो ये समांतर हुआ, तो इस कारण ये आपका
मान आपस में बराबर आ गया, तो इस कारण ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई, भुजाएं समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। ये सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल था। तो इसमें 3 प्रकार का सवाल, ये पहला था जो एक दूसरे के समांतर नहीं था, दूसरा एक दूसरे के क्या आ गया था, समांतर आ गया, तीसरे का भी एक दूसरे का मान आपस में बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूं दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो ये सवाल आपका दूसरा था। तीसरा सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला देखिए क्या दिया है आपका तीसरा सवाल, कह रहा है आकृति 6.18 में यदि यलयम समांतर, मतलब दिया है जो यलयम रेखा है वह किसके समांतर है, सीबी रेखा के समांतर है। फिर क्या दिया है, और यलयन रेखा भी, ध्यान दीजिए जो आपका तीसरा सवाल दिया गया है वह कथन में आकृति में कह रहा है कि इस आकृति में जो यलयम रेखा है वह बीसी या सीबी रेखा के समांतर है। फिर कह रहा जो यलयन रेखा है वह डीसी या सीडी के समांतर है। वो सीडी के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AM बराबर AN बटा AB बराबर AD, मतलब ये सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने वाले कथन को आपको लिखने का कुछ कॉन्सेप्ट है। सर्वप्रथम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दिया है कि, अब जो दिया है उनको आप ऐसे लिख लो। अब क्या दिया है आपका उसको आप लिखिए, दिया है कि यलयम, जो यलयम रेखा है वह किसके समांतर है, सीबी के समांतर है। तथा और क्या दिया था आपके कथन में, यलयन जो रेखा है वह किसके समांतर है, या आपका सीडी के समांतर है। फिर दूसरी हेडिंग डालिएगा आप, सिद्ध करना है कि। अब जो सिद्ध करना है उसको आप सर्वप्रथम लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप प्रूफ में लिखिएगा। अब प्रूफ में हमें प्रमाण दे करके इनको सिद्ध करना है। तो प्रूफ में आप क्या करिएगा, जो दिया है एक त्रिभुज में, आप जानते हैं कि थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई होती है तो उनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात जो दिया है प्रूफ में पहले उसको लिखो। क्या दिया है, यलयम समांतर सीबी। अब ये यलयम और बीसी सीबी जो रेखाएं हैं ये किस त्रिभुज में आ रही हैं, पहले उस आकृति को आप अलग कर लीजिए। तो देखो यलयम बीसी या सीबी, अर्थात मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात करूं। ऊपर वाला कौन सा त्रिभुज, BAC। यदि मैं त्रिभुज BAC की मैं बात करूं, BAC की ऊपर वाले त्रिभुज का, अर्थात इस आकृति को ऐसे मैं मोड़ दूं तो देखिए आपकी कुछ आकृति इस प्रकार की बनेगी। मैंने क्या किया, इस BC ऊपर वाले त्रिभुज को ऐसे मैंने ऊपर की तरफ घुमा दिया। तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो B बिंदु यहाँ आएगा, C बिंदु यहाँ आएगा, और ये आपका यलयम समांतर दिया है, यम बिंदु इस साइड जाएगा, यल बिंदु इस तरफ आएगा, ए बिंदु कहाँ जाएगा, ऊपर। कहने का मतलब ये है कि मैंने इस त्रिभुज के ऊपर वाले त्रिभुज को मैंने ऐसे घुमा दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। देखिए क्या दिया है, यलयम समांतर सीबी, यलयम समांतर सीबी। तो मैंने बताया है
कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई होती है तो इनकी समानुपातिक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समानुपातिक भुजाएं का मतलब ये होता है कि इनकी छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात, अर्थात AL बटे क्या लिखेंगे, LC, AM बटे क्या लिखेंगे, MB, इनका मान आपस में क्या होगा, बराबर। किस नियम से, थेल्स के नियम से। तो ये दिया है तो मैं लिख सकता हूँ, तो लिखिएगा इसलिए AL भुजा के बटे में क्या लिखेंगे, LC, तो लिख दीजिए AL बटे LC बराबर, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AM बटे आपका क्या हो जाएगा, MB हो गया। इसको आप कहाँ से लिखे, थेल्स प्रमेय से आपने लिखा है, तो यहाँ आप प्रमाण दे दीजिए थेल्स प्रमेय से, और इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा जो दिया है उनको आप लिखिए, तो लिखिएगा तथा कौन, LN समांतर CD। अब ये LN भुजा और CD भुजा किस त्रिभुज में आ रहा है उसको आप अलग करिए। ये देखो नीचे वाला, यदि मैं LN वाले अर्थात त्रिभुज ADC की मैं बात करूं, नीचे वाले त्रिभुज की मैं बात करूं, तो इसमें देखो LN और DC आ जा रहे हैं। तीन आकृति को भी ऐसे क्या करिए, घुमा दीजिए। तो ऐसे जब मैं घुमाऊंगा अलग करके, पहले इसको मैं अलग करूंगा और ऐसे घुमाऊंगा तो D बिंदु इधर जाएगा, C बिंदु इधर, अर्थात आपका कुछ त्रिभुज इस प्रकार का ऐसे ही बनेगा। मैंने जब इसको घुमाया ऐसे घड़ी की दिशा में तो D बिंदु यहाँ आया, C बिंदु यहाँ आया, और ये आपका N बिंदु इधर है और L बिंदु इधर जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, A बिंदु। अब देखो कुछ दिखाई दिया है आपका, इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर यह भुजा दी गई है, तो इनकी छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लिखने का जो तरीका है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले इस वाले तरफ से लिख रहा हूं तो आप भी इस तरफ से लिखेंगे तभी ही सही रहेगा। आप इस तरफ वाले को भी पहले लिख सकते हैं, इस तरफ वाले को, क्योंकि दोनों का मान आपस में समान होता है, तो आप चाहे जिसको पहले लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, अर्थात AL बटे क्या लिखेंगे, LC। तो यहाँ पर लिखिएगा AL बटे LC बराबर, मैंने इस भुजा के अनुपात में इस छोटी भुजा के अनुपात में इस छोटी भुजा को लिखा। अब इस छोटी भुजा के अनुपात में क्या लिखेंगे, इस छोटी भुजा को, तो AN बटे क्या हो जाएगा आपका, ND हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए AN बटे ND हो गया। मैंने कहाँ से लिखा, थेल्स प्रमेय से लिखा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। तो लिखिएगा थेल्स प्रमेय से आप लिख दीजिएगा और इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। यदि आप यहाँ से शुरू करते AN बटे ND बराबर AL बटे LC, तभी भी आपका सही रहता, लेकिन हमें समीकरण 1 और 2 में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो इस कारण मैंने इस वाले तरफ को पहले लिख दिया और इस वाले तरफ को बाद में लिख दिया। जैसे यदि यहाँ पर यदि मैंने लिखा x बराबर y, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि x बराबर क्या है तो बताएंगे y, या मैं पूछूं y बराबर क्या है x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि मैं y को पहले लिख दूं x को बाद में, तभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। फिर मैं पूछूं कि x बराबर कितना, तो आप बताएंगे x बराबर y दिया गया है, तो क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ, नहीं। तो आप इनको आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान पूर्वक देखिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी दो समीकरण में किसी दो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर मिल जाते हैं तो राइट हैंड साइड राइट के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए इसके कौन पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिल गया, तो ये राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के ही बराबर होगा। तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड आपका अवयव क्या है,
ए एम बटे क्या आपका है एम बी, तो ए एम बटे एम बी लिख दीजिए। अब ये राइट हैंड साइड है तो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड क्या है, ए एन बटे एन डी हो गया है आपका, तो ए एन बटे आप एन डी लिख दीजिए। अब देखो क्या सिद्ध करना था हमें, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, तो दोनों का मान आपस में क्या आ गया, जो प्रूव करना था वही आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं आपको आकृतियों को नहीं समझ पाते हैं ना, तो आप आकृतियों को अलग कर लीजिए और अलग करने के बाद उनको घुमा दो, और घुमाने पर आपको साफ ऐसे पता लग जाएगा कि हमें किस किस छोटी भुजाओं के अनुपात में कौन सी छोटी भुजा लिखना है। ये सबसे आसान तरीका है जब आप लोग आकृति को नहीं समझ पाते हैं तब की मैं बात करता हूँ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि आप जानते हैं कि इस भुजा के समांतर ये भुजा दी गई है, तो ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने में नहीं समझ में आता है कि इस भुजा के अनुपात में किस भुजा को लिखे, तो आप उस त्रिभुज को आप सर्वप्रथम अलग करिएगा जिसमें दो समांतर भुजाएं आती हों। तो मैंने एक बार ऊपर वाले आकृति को अलग किया और ऐसे मैंने घुमा दिया, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का हो गया। नीचे वाले का मैंने क्या किया, इसको अलग किया और इसको मैंने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। अब देखो आपका आसान हो गया, ए एन बटे एन डी, ए एल बटे एल सी आपस में बराबर होगा।